हॉल में से बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं। वो दोनों चलते हुए आगे बढ़े। सामने सोफे पर हमीदा बेगम, मन्नत, सीरत और नाइला बैठे थे। वहीं दूसरे सोफे पर हाजिम, सिराज और माजिद बैठे थे। एक सोफे पर जहांगीर खान, रफ़ाकत साहब और सुहेल साहब बैठे हुए थे। अस्सलामुअलैकुम। अल्तमश वहाँ जाना तो नहीं चाहता था, पर साइमा बेगम के इशारे को देखकर वो आगे बढ़ा। वालेकुम अस्सलाम, हाजिम ने जवाब दिया, जिसकी आवाज़ में अनजानी सी खुशी थी। पर जैसे ही उसकी नज़र अल्तमश के हाथ पर पड़ी, उसका चेहरा संजीदा हो गया। जोया का हाथ अल्तमश खान के हाथ में था। जोया को अपनी जान जाती महसूस हुई। वो नकाब तो उतार चुकी थी, पर सीरत और मन्नत को पहले ही हाजिम ने मना कर दिया था। अल्तमश यहाँ बैठो। जहांगीर खान ने उसे साथ पड़े खाली सोफे की तरफ बैठने का इशारा किया। वो बैठना नहीं चाह रहा था, पर अब मजबूरी थी। अल्तमश आप बैठे, मैं सबके लिए चाय का बंदोबस्त कर लूँ। जोया ने उसके बाजू पर हाथ रखकर अपनी तरफ मुतवज्जो किया, ताकि वो उसका हाथ छोड़ दे, क्योंकि वो हाजिम की वार्निंग देती नज़रों को देख चुकी थी। अल्तमश ने उसका हाथ छोड़ दिया। अगले ही पल वो वहाँ से भागी और किचन में जाकर सांस लिया। देखें, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम यहाँ किस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं। बच्चों ने जो गलती की है, अब उसका ढिंढोरा पीटने और मुआशरे में बेइज्जती करवाने से तो बेहतर है हम सब यहीं पर मामला ख़त्म कर दें। निकाह तो हो चुका है, तो बस अब रुखसती की तारीख रख लें। जहांगीर खान ने बात शुरू की। जी बिल्कुल, गलती उन दोनों की है, पर अब अगर इस पर हम अपना फैसला मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। असल में मेरे डैड अभी शहर में नहीं हैं, पर वो शादी तक पहुंच जाएंगे। आप बताएं कौन सी तारीख मुनासिब है, हम फाइनल कर देंगे। हाजिम बोला। जोया नज्जो के साथ चाय के लवाजमात लेकर आई। जोया यहाँ आकर बैठो, नजमा चाय सर्व कर देगी, अल्तमश ने जोया को कहा, जो कि चाय कप में डालने लगी थी। अल्तमश की बात सुनकर वो हिचकिचाते हुए उसके पास सोफे पर आकर बैठ गई। बैठते ही उसकी नज़र हाजिम पर पड़ी, जो लाल अंगारों भरी आंखों से उसे घूर रहा था। जोया ने नज़रें फेर ली। असल में हम चाहते हैं कि ये फ़र्ज़ जल्दी से अदा हो जाए, तो हफ्ते का दिन ठीक है। जहांगीर खान ने सबकी तरफ देखकर कहा। हफ्ता में तो 2 दिन है। हमीदा बेगम हैरानगी से बोली। जी ठीक है, जैसा आपको मुनासिब लगे। हम भी चाहते हैं कि सब मामले जल्दी ही ख़त्म हो जाएं, सबको सुकून की नींद आए। हाजिम ने कहते हुए जोया को देखा। जोया उसका मतलब खूब समझ रही थी। अल्तमश, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कमरे में जा रही हूँ। जोया वहाँ से उठकर जाना चाहती थी, तभी अल्तमश को आहिस्ता आवाज़ में बोली। क्या हुआ? अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो डॉक्टर के पास ले जाऊँ? वो फ़ौरन परेशान हुआ। नहीं, बस थक गई हूँ, सोना चाहती हूँ। जोया नफ़ी में सर हिलाकर बोली। चलो ठीक है, चली जाओ। अल्तमश ने उसके चेहरे पर बेचैनी देखकर कहा। जोया अगले ही पल वहाँ से उठ चुकी थी। तारीख तय हो गई। हवेली में खाने का भरपूर इंतज़ाम किया गया था। सब खाना खाने के लिए उठे। सिराज जहांगीर खान की तरफ बढ़ा। मैं जानता हूँ, मैं जो भी बोलूँगा आप सबको बकवास लगेगा, बेमकसद लगेगा, पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैं अरीशा से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। इसी चक्कर में हमसे ये सब हुआ। जानता हूँ कि यूँ छुप कर निकाह नहीं करना चाहिए था, पर सब छिन जाने के आलम में हुआ। मैं उसे खोना नहीं चाहता था। आप मुझे इस गलती पर माफ़ कर दें। वो उनके पास आकर हाथ जोड़कर बोला। सिराज मलिक, हम खान ख़ानदान से हैं, और खानों में किसी भी लड़की की तरफ अगर कोई आंख उठाकर भी देख लेना, तो यहाँ पहले कत्ल व गारत गरी शुरू हो जाती है। और तुमने तो हमारी पोती से सीधा सीधा निकाह कर लिया, और वो भी छुप कर। हम अगर तुम्हें उसे रुखसत करके ले जाने की इजाज़त दे रहे हैं ना, तो इसके पीछे सिर्फ अपनी बच्ची कुची इज्जत का मज़ीद जनाजा ना निकलने के लिए कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर उसे खुश रखोगे तो माफ़ी खुद ब खुद मिल जाएगी। जहांगीर खान ने अपने पुररोब अंदाज में कहा। सिराज तो पहले ही उनकी शख्सियत के ज़ेरे असर था, अब उनका यूं कहना उसे मज़ीद डरा गया। अल्तमश अब मज़ीद ड्रामा नहीं कर सकता था। वो उठा और कमरे में चला गया। कमरे में दाखिल हुआ तो जोया को खिड़की के सामने खड़े देखा। तबीयत कुछ ठीक हुई कि नहीं? अल्तमश उसके करीब आकर बोला। वो सब चले गए? जोया ने जल्दी से पूछा। क्या हुआ? तुम क्यों इस तरह बिहेव कर रही हो? वो अभी यहीं खाना खा रहे हैं। मैं मज़ीद ड्रामा नहीं कर पाया तो ऊपर आ गया। वो बोलकर सोफे पर बैठा और जूते उतारने लगा। जोया दोबारा खिड़की से बाहर देखने लगी। 2 दिन बाद की डेट फिक्स हुई है, तैयारी कर लो। रुखसती के बाद हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं।
वो अपने जूते साइड पर रखते हुए बोला, वैसे हम कहाँ जाएंगे? आपके पास तो पैसे भी नहीं हैं। जोया ने कुछ सोचकर पूछा, तुम्हारा शोहर अभी इतना कंगाल भी नहीं हुआ कि रहने की जगह ना हो। मेरा एक घर है जिसे देखकर तुम खुद भी दंग रह जाओगी। हाँ, पर इस बात की कोई गारंटी नहीं कि माजिद लाला उसे छीन ना ले। वो आखिर में हंसकर बोला और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। जोया को उसकी हंसी में भी दर्द सा महसूस हुआ। शाम 7 बजे तक हाजिम की फैमिली हवेली से जा चुकी थी। खालिद साहब को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वो भी हवेली वापस आ चुके थे। गांव के लोग उनकी अयादत करने आ रहे थे। जहांगीर खान का रोब कह लें या पैसे की भूख, अरीशा वाली बात उस गांव से बाहर नहीं निकली। जोया उसके बाद अपने कमरे से नीचे नहीं गई। वो हाजिम का सोच सोच कर ही परेशान हो रही थी। रात के 1 का वक्त था। अल्तमश सोफे पर सो रहा था। जोया चुपके से उठी और अलमारी से अपना मोबाइल निकालकर वॉशरूम में घुस गई। मोबाइल ऑन किया तो स्क्रीन पर हाजिम के 100 मैसेजेस और 10 मिस्ड कॉल्स थी। जोया ने मैसेज खोलने की हिम्मत ना की और हाजिम का नंबर मिला दिया। थोड़ी ही देर में हाजिम ने कॉल पिक कर ली। अपने शोहरे नामदार से मिल गई फुर्सत। हाजिम का भरपूर तंज आया। वो सिर्फ कागजी शोहर है, जोया ने हिम्मत करके कहा। वो तो आज मैंने देख ही लिया। जोया, तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी ना, उससे दूर रहो, मगर तुम नहीं मानी। आज उसके हाथ में तुम्हारा हाथ देखकर जो अंगारे मेरे दिल में गड़े हैं ना, उसका तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कैसे तुम उसके साथ सोफे पर बैठे उसके कानों के करीब हो होकर बातें कर रही थी, जैसे बहुत करीबी रिश्ता हो। हाजिम की आवाज़ फ़ोन के स्पीकर को फाड़ रही थी। साफ जाहिर था कि वो कितने गुस्से में था। हाजिम, रिलैक्स, क्या हो गया है? कुछ ही दिनों में ये सब ख़त्म होने वाला है। जोया बोल रही थी कि हाजिम की आवाज़ आई। ये सब तो ख़त्म होगा, पर मेरी बात को इग्नोर करने की सज़ा अब तुम्हें मिलेगी। इंतज़ार करो। वो गुस्से से बोला और फ़ोन काट दिया। हाजिम! जोया हैरत से बस फ़ोन को देख ही सकी। या अल्लाह, अब ये लड़का क्या करेगा? वो परेशान सी वॉशरूम से बाहर निकली। फ़ोन को अलमारी में रखकर वो पलटी तो नज़र अल्तमश के सोए हुए चेहरे पर पड़ी। वहीं वो उसके करीब सोफे के पास बैठ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या होगा, कैसे होगा? जब आपको मेरी सच्चाई पता चलेगी तब आपकी क्या हालत होगी। आई एम सॉरी अल्तमश, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या होगा और कैसे होगा। जब आपको मेरी सच्चाई पता चलेगी तब आपकी क्या हालत होगी। आई एम सॉरी अल्तमश, आप बहुत अच्छे हैं, पर मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जंग हार नहीं सकती। आप जैसा इंसान मुझे कहीं नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, पर अपनी मामा के खून का बदला मेरी ज़िंदगी का मकसद है। अगर ये पूरा ना किया तो मेरे होने का कोई फ़ायदा नहीं। वो उसके हाथ को अपने हाथों में लिए दिल ही दिल में उससे मुखातिब हुई। एक आंसू उसकी पलकों की बाढ़ को तोड़ता चेहरे पर बहा। अल्तमश की आंखों में जुम्बिश पैदा हुई। जोया ने अगले ही पल उसका हाथ छोड़ा और बेड पर आकर लेट। हवेली में रुखसती की तैयारियां शुरू हो गई थी। माहरूख और अरीशा दोनों की रुखसती तय पाई थी। आयमा बेगम तो खुशी खुशी अपनी बेटी की रुखसती की तैयारियां कर रही थी। साइमा बेगम तो बस मुरव्वत के मारे हिस्सा ले रही थी। रुखसती का फंक्शन हवेली के गार्डन में होना था। वहाँ के इंतजामात माजिद और साथ संभाल रहे थे। अल्तमश अपने घर को साफ करवा रहा था। जोया हवेली में मदद कर रही थी। कल रुखसती थी। अरीशा बहुत खुश थी, उसे अपनी खुशी जो मिलने जा रही थी। बाकी हवेली वाले क्या सोचते हैं या अल्तमश कैसा महसूस कर रहा है, इस सब से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। माहरूख इतनी जल्दी रुखसती पर परेशान थी। साथ भी ये सब सुनकर बहुत हैरान और परेशान था। कुछ ही दिनों में उसके फाइनल पेपर्स थे और अब रुखसती पर जहांगीर खान का हुक्म मानना भी ज़रूरी था। शाम के वक्त अल्तमश अपने घर का कुछ काम करवा कर लौट रहा था कि अचानक एक गाड़ी आकर उसकी गाड़ी के सामने रुकी, जिसमें 5-6 बंदे चेहरे पर काले रुमाल बांधे हाथों में डंडे लिए बाहर निकले। अल्तमश यूं अचानक उफ्ताद पर कुछ परेशान हुआ और गाड़ी से बाहर निकला। कौन हो तुम लोग और मेरा रास्ता क्यों रोका? अल्तमश आगे बढ़कर बोला। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, 2 आदमी आगे बढ़े और एक काले कपड़े से उसके चेहरे को ढांप दिया। अब उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। छोड़ो मुझे, क्या बदतमीजी है ये, वो चिल्लाया। अपने हाथ पांव मारे। वहीं दूसरे आदमी ने डंडा मारा। एक और आदमी ने डंडा अल्तमश के बाजू पर मारा। उसकी चीख बुलंद हुई और दर्द से वो दोहरा हुआ जा रहा था, मगर वो बेदर्दी से मारे जा रहे थे। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम लोग? वो चिल्लाया। तभी एक आदमी ने उसके पेट में मुक्का मारा। बाकी भी काफ़ी बेदर्दी से मार रहे थे।
उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ कैसे अचानक से हो गया। चल बस कर, मर जाएगा ये, बॉस ने इतना ही मारने को कहा था। उनमें से एक आदमी बोला। सब रुक गए। अल्तमश को जमीन पर धक्का देकर सब निकल गए। उसे गाड़ी चलने की आवाज आई। जिस बेदर्दी से वो लोग उसे मार रहे थे, उसे अपना सांस रुकता महसूस हुआ। जल्दी से काला कपड़ा अपने सर से उतारा। उसकी आंखों के सामने धुंध छाई। माथे से खून की लकीर बह रही थी, नाक से खून निकल रहा था। उससे अपना बाजू नहीं उठाया जा रहा था। या अल्लाह मदद फरमा, वो होले से बोला। चूंकि शाम का वक्त था तो सड़क बिल्कुल सुनसान थी, किसी के आने का कोई इम्कान न था। अल्तमश ने हिम्मत करके गाड़ी का फ्रंट डोर खोला और डैशबोर्ड पर रखा अपना मोबाइल उठाया। उसने गुलखान को कॉल मिलाई और उसे पहुंचने का कहा और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा। अपने साथ पेश आने वाली वारदात पर सोचने लगा। गाड़ी में पड़ी पानी की बोतल से उसने 2 घूंट पानी पिए। 10 मिनट बाद ही गुलखान मोटरसाइकिल पर अपने एक साथी के साथ अल्तमश के पास पहुंचा। साईं क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ? कौन थे वो लोग? गुलखान भाग कर अल्तमश के पास आया। पता नहीं कौन लोग थे, 4-5 थे। वो अपने फटे हुए बाजू को देखकर बोला, जहाँ से खून निकल रहा था कोहनी पर से। छोटे साईं अस्पताल चले। गुलखान खून साफ करते हुए बोला। नहीं गुलखान, हवेली ले चलो और तुम मोटरसाइकिल पर हमारे साथ ही चलो, वो लोग अभी भी गांव में होंगे। वो इतना ही बोला और उठ खड़ा हुआ, दूसरी सीट पर बैठा। गाड़ी का भी बुरा हशर हुआ था। उसके चारों दरवाजों के शीशे टूट गए थे, जो उनमें से एक ने तोड़े थे। गुलखान की गाड़ी फुल स्पीड पर चल रही थी और आधे घंटे में वो हवेली पहुंच गए। गुलखान ने अल्तमश को सहारा दिया। उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और उसे सहारा दिए वो हॉल में दाखिल हुआ। लाला ये क्या हुआ? 7 सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था जब उसकी नज़र अल्तमश पर पड़ी, जिसके सफ़ेद कपड़े खून से भीगे थे। वो उसका हाल देखकर वहीं से पलटा और कमरे से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर हॉल में भागता आया, जहां अल्तमश अब सोफे पर बैठा था और बाकी सब उसके पास खड़े थे। साइमा बेगम मुसलसल रोए जा रही थी। साथ जल्दी जल्दी उसके जख्मों पर मरहम लगाने लगा। जोया एक तरफ खड़ी मुंह पर हाथ रखे अल्तमश का ये हाल देखकर कांप रही। अल्तमश, ये सब नाजिम शाह ने किया है क्या? ये तीसरा हमला है, अब नहीं छोड़ूंगा उसे। चलो गाड़ियाँ निकालो, आज के आज ही ये मामला मैं खुद ख़त्म कर दूंगा, जहांगीर खान गरजदार आवाज़ में बोले। पूरे हॉल में उनकी आवाज़ गूंज रही थी। दादा जान, ये नाजिम शाह या उसके गुंडों का काम नहीं है। वो लोग मुंह पर रुमाल बांध कर आए थे। उनका टारगेट मैं था। मेरे चेहरे पर काला कपड़ा बांधा, फिर मारा ताकि मैं जवाबन उन्हें न मार सकूं। पूरी सोची समझी प्लानिंग थी। वो गाँव के नहीं लग रहे थे। अल्तमश सोफे पर सीधा बैठकर बोला, तुम नहीं जानते, ये ज़रूर नाजिम शाह का काम है। वो कहीं और से भी तो गुंडे मंगवा सकता है। जहांगीर खान किसी तौर नहीं मान रहे थे। उनका गुस्सा 7वें आसमान को छू रहा था। कहीं ये सब हाजिम? जोया ये सब सुनकर अंदर तक कांप गई। उसका पहला शक हाजिम पर गया, क्योंकि उस दिन उसी ने धमकी दी थी। दादा जान, मेरी बात माने, ये वो नहीं है। ये ज़रूर वो इंसान है जिसने अरसलान का कत्ल किया था। अल्तमश हिम्मत करके उठ खड़ा हुआ और जहांगीर खान की तरफ बढ़ा। उन्होंने उसके हाथों को पकड़ा। क्या मतलब? सबने हैरानगी से जोया की तरफ देखा। जोया ने अल्तमश की तरफ। मैं ये सब आपको पहले ही बता देता, पर आप में से एक भी मेरी बात पर कोई यकीन ना करता। कुछ हफ्तों पहले मैंने अरहम को अरसलान के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन का बोला था। जब पिछले हफ्ते मैं शहर गया, वहाँ अरहम ने बताया कि अरसलान का कत्ल रोहान ने नहीं बल्कि किसी और ने किया था। फिर अल्तमश ने सारी तफसील बताई, जिसे सुनकर सभी शॉक्ड हुए। जहांगीर खान एकदम चकराए थे। दादा जान, अल्तमश ने आगे बढ़कर उन्हें सोफे पर बिठाया। तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? साइमा बेगम बोली। अम्मा, जो हालात चल रहे थे, मुझे पता था यहाँ कोई यकीन नहीं करेगा, इसीलिए चुप रहा। आज भी ना बताता, पर यह सब हुआ तो बताना पड़ा। अल्तमश वहीं जहांगीर खान के पास बैठते बोला। जोया एक तरफ सर झुकाए खड़ी थी। पर हमारा ऐसा कौन सा दुश्मन है जो पीठ पीछे वार कर रहा है? अरसलान का कत्ल और अब तुम्हारे पीछे। जहांगीर खान थके हुए लहजे में बोले। दादा जान, बिला वजह कोई दुश्मन नहीं बनता। जब किसी का हक मारा हो, वही बदला लेने आता है। अल्तमश होले से बोला। जोया ने गर्दन उठाकर उसको देखा। मुझे तो कल से ये लग रहा है कि ये जो सब कुछ हमारे साथ हो रहा है, वो सब अल्लाह का अजाब है। हमने नाहक एक बच्ची को सजा दी, उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी। बिना सच जाने उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी।
इतना जुल्म किया उस पर। साइमा बेगम रोते हुए बोली, अम्मा इन बेमकसद रिवायतों के चक्कर में न जाने जोया जैसी कितनी लड़कियां जुल्म बर्दाश्त कर चुकी हैं और कर रही हैं। हम सब गुनहगार हैं। कत्ल का बदला लेने के चक्कर में हमने एक मासूम की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसे बेमकसद तानों और अजियतों के हवाले कर दिया। बस अपनी नाम निहाद रिवायात के चक्कर में जुल्म पर जुल्म करते जा रहे हैं। वो दुख भरे अंदाज में बोला। इतनी बड़ी सच्चाई का पता लगने पर अभी तक सभी शौक में थे। उस हवेली के हर बंदे ने जोया को बातें सुनाई थी, मारा था, पीटा था। जोया मजीद वहाँ ना रुक सकी और सीढ़ियों की तरफ भागी। जहांगीर खान का बीपी फुल हाई हो चुका था। साद उन्हें दवाई देकर कमरे में लिटा आया। साइमा बेगम जोया से बात करना चाहती थी, पर अल्तमश ने रोक दिया। वो उठी और अल्तमश के लिए यखनी बनाने किचन चली गई। साद अल्तमश को सहारा देकर उसके कमरे में लाया। जोया वॉशरूम में थी। रोहान की बेगुनाही सबके सामने साबित होने पर जहां वो खुश थी, वहीं अल्तमश को धोखा देने पर वो दुखी भी थी। दुखी होने की वजह तो वो खुद भी नहीं जानती थी। वॉशरूम में वो काफ़ी देर तक रोती रही। जहां पहले जोया इतनी बहादुरी से काम करती थी, अब कुछ दिनों से वो खुद को बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी। कुछ खालीपन सा अपने अंदर महसूस कर रही थी और उस खालीपन की वजह वो खुद भी नहीं जानती थी। चेहरे पर पानी के छींटे मारने के बाद वो तौलिए से चेहरा साफ करके वॉशरूम से बाहर निकली। निकलते ही उसकी नज़र अल्तमश पर पड़ी, जो कि उन्हीं कपड़ों में बेड पर टेक लगाए बैठा था। अपने सर को बेड के बेड क्राउन से टिकाए आंखें बंद किए बैठा था। वो चलती हुई बेड पर आकर बैठी। अल्तमश ने अपनी आंखें खोली और सीधा हो बैठा। क्या हुआ, रोई हो क्या? वो उसकी सूजी आंखें देखकर बोला। वो एक बार फिर रोने लगी। आगे बढ़कर अल्तमश के सीने से लग गई। उसे जोया से इसकी तवक्को नहीं थी। जोया ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जोया रिलैक्स, क्या हो गया है, रो क्यों रही हो? तुम्हारे भाई की बेगुनाही साबित हो गई तो ये तो खुशी की बात है ना, इसमें रोने वाली क्या बात है? वो उसके बाल सहलाते हुए चुप करवाने की उसे कोशिश कर रहा था। जोया ने नफ़ी में सर हिलाया। तो फिर क्यों रो रही हो? वो नासमझी से बोला। कुछ नहीं, ऐसे ही, वो अलहदा होते हुए बोली। एक तो लड़कियों की ये बात बहुत अजीब है, उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो क्यों रो रही हैं। वो हल्का सा हंसा। जोया ने अपना चेहरा साफ किया। उसकी नज़र अल्तमश की सफ़ेद कमीज़ पर पड़े सुर्ख धब्बों पर थी। ये सब मेरी वजह से हुआ। वो दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही थी। आप कपड़े तब्दील कर लें और आराम करें, बहुत ज़्यादा चोटें लगी हैं। जोया अलमारी से कपड़े निकाल कर उसे पकड़ाते हुए बोली। अगर मेरी वजह से परेशान हो रही हो तो मत हो। जिसने भी ये हमला करवाया बहुत ही कोई आखिरी लेवल का लूज़र है। उसे पता ही नहीं कि मेरे पीछे मेरी बीवी की दुआएं हैं। मुझे भला क्या हो सकता है? अल्तमश खान यूँ इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है। वो कपड़े पकड़कर खड़ा होते हुए उसके करीब होकर बोला। जोया ने उसकी आखिरी बात पर आंखें दिखाईं। इससे पहले कि बीवियों वाली डांट शुरू हो जाए, मैं कपड़े बदल लेता हूँ, वो मुस्कुरा कर बोला और पलटकर वॉशरूम में घुस गया। उसके जाते ही जोया पलटी और अलमारी से मोबाइल निकाला। उसे ऑन किया तो सामने ही हाजिम का मैसेज था। बोला था ना, सज़ा मिलेगी, पर तुम्हें नहीं, तुम्हारे उस कागजी शोहर को। उसके आगे हंसने वाले इमोजी थी। जोया को मैसेज पढ़कर बहुत गुस्सा आया। मोबाइल को ऑफ करके उसने दोबारा अलमारी में रखा था और ख़ुद सोफ़े पर बैठ गई। बहुत सारी खुशियाँ और किसी के लिए नमी लेकर आई। हवेली में आज शाम को रुखसती का फंक्शन था। सारी तैयारियां हो चुकी थी। साइमा बेगम ने जोया को कमरे में बुलवाया। वो दुपट्टा सर पर सजाकर उनके कमरे में दाखिल हुई। सामने बेड पर खालिद साहब लेटे थे। जोया बेटा यहाँ आओ, साइमा बेगम ने बहुत प्यार से उसे पुकारा। जोया सोचती थी कि कल सच्चाई खुलने के बाद ही उनका रवैया ऐसा होगा। जी बोलें, आपने बुलवाया था? वो संजीदा अंदाज में बोली। हाँ, आज के फंक्शन में तुम ये वाले कपड़े पहनोगी। उन्होंने सोफे पर रखे हुए कपड़े और ज्वेलरी जोया के हवाले की। जोया के चेहरे पर हैरत फैली। माफ़ कीजिएगा, पर मैं ये सब नहीं ले सकती। मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं ये सब पहन सकूं। और वैसे भी ये तो ख़ानदानी है ना, और ख़ानदानी और ऊंचे घराने की बहू ही पहन सकती है, और मैं इस काबिल कहाँ। वो हल्के से तंजिया अंदाज में बोली। जानती हूँ, मैंने बहुत गलत किया। उस रवैये के लिए माफ़ी का लफ्ज़ बहुत छोटा है। मैंने जो रवैया तुम्हारे साथ रवा रखा, उसका बदला मुझे अपनी बेटी की शक्ल में मिल रहा है। मैं बस हाथ जोड़कर तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, हमें माफ़ कर दो।
साइमा बेगम ज़ोया के सामने हाथ जोड़कर बोली। साइमा बेगम ज़ोया के सामने हाथ जोड़कर बोली, आप प्लीज़ ऐसा मत करें। ज़ोया ने उनके हाथ नीचे करके कहा, ज़ोया मैं ये नहीं कहूँगी कि हमें फ़ौरन माफ़ कर दो। जब तुम्हारे दिल में से सारी खफगी मिट जाए तब माफ़ कर देना। तुम मेरे बेटे की बीवी हो। जब वो हम सब के सामने कबूल कर चुका है, इस हक़ से मैं ये सब तुम्हें दे रही हूँ। अगर तुम इन्हें पहनोगी तो मुझे लगेगा कि तुम बहुत जल्द हमें माफ़ भी कर दोगी। साइमा बेगम ने दोबारा उसकी तरफ कपड़े और ज्वेलरी का डब्बा और साथ में जूते बढ़ाए। ज़ोया ने कुछ सोचकर वो सब पकड़ लिया। बिना कुछ बोले वो पलट गई। अपने कमरे में वापस आकर सब कुछ साइड टेबल पर रखा और ख़ुद भी वहीं बैठ गई।